Welcome back to our ninth chapter, and that's we had stopped over here in the previous lecture. That is, I told you कि textbook की spelling wrong है, text नहीं, it is textbook, so TEXT. और कहीं पे और भी एक दो हमने spelling mistakes rectify मैंने कहा था कि कर लेना. So we had done in short up till fundamental duties in the previous lecture. Now here we move ahead with in detail what are the fundamental duties. आगे सिर्फ हमने एक introductory part किया था उसका. Now what is our first duty? That is to follow. मतलब to abide, to follow the rules and regulation, the laws and everything set down by the constitution. Respect its ideals and institution. उनको हमें respect देना है constitution को. National flag and national anthem को respect देना है. Second is to cherish and follow. चेरिश मतलब जैसे हम हमारे स्ट्रगल जो नेशनल स्ट्रगल हुए थे फ्रीडम के टाइम पे फॉर फ्रीडम, वो सारे नोबल आइडियल्स एंड ऑल विल हैव टू चेरिश, रिमेंबर, फॉलो इट एंड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री की एकता को हमें प्रोटेक्ट करना है. फिर टू डिफेंड द कंट्री, that is protect the country and provide, that is render national service when called upon to do so. और जब भी country को हमारी ज़रूरत पड़े as a part of the military, as a part of the army or in any other form of national service, then we should be ready to provide the service for the protection of our country. Before that, let me explain the meaning of sovereignty. अब secular हमने जो किया एक word पहले, that means कि our country is a secular country, मतलब सर्वधर्म समभाव, no partiality, no discrimination with anyone, with any Indian citizen on the basis of religion. हमारी कंट्री का कोई खुद का गवर्नमेंट का धर्म नहीं है, इट्स न्यूट्रल, इक्वल विथ ऑल इंडियन सिटीजन. सोवरेनिटी मतलब कि हमारी कंट्री सॉवरेन है. जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा गया, मतलब ये हुआ कि अदर कंट्रीज will have no right to interfere in our country without our permission. क्योंकि यही हुआ था बहुत साल पहले. जैसे ब्रिटिशर ने एंट्री ले ली थी एक के बाद एक, बहुत सारी कंट्रीज आए, लास्ट में ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच एंड ऑल, और कैसे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था इंडिया पे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. एज वी मूव अहेड वी सी टू प्रमोट हार्मनी, दैट इज टू सी एंड टू स्प्रेड पीस एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड भी हमें स्प्रेड करना है हमारे लोगों में among all the people of our country, transcending, that is including all religious, language, regional, sectional diversities. मतलब कि कहीं पे भी हम डाइवर्सिटी बहुत सारी है हमारी कंट्री में, धर्म इतने सारे, देवी देवता इतने सारे, कास्ट, कलर, क्रीड, हमारी कंट्री में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है. तो ये डाइवर्सिटी जो हमारी कंट्री में है, राइट, वो वहाँ पे हमें एकता लानी है कि कहीं पे कोई भेदभाव ना हो, किसी को ये ना लगे कि पार्शियलिटी हो रही है कहीं पे. टू रिनाउंस, दैट इज़ टू लीव बैक, नॉट टू प्रैक्टिस डेरोगेटरी, दैट इज़ जो गलत प्रैक्टिसेस है वो हमें रिनाउंस करनी है, मतलब हमें छोड़ देनी है. और कौन सी प्रैक्टिस? जो विमेन को रिस्पेक्ट ना दे. अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस चल रही है तो दैट विल हैव टू रिनाउंस. तो विमेन को रिस्पेक्ट देना है. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर. हमारा जो एक कल्चर है, इंडियन कल्चर, कॉम्पोजिट कल्चर, उस हमारे इंडियन कल्चर को हमें संभाल के रखना है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड हैव लव फॉर लिविंग क्रीचर्स, कंपैशन, दैट इज केयर टुवर्ड्स लिविंग क्रीचर्स. तो विल हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, नेचर को भी संभालना है, like forest, lake, rivers, wildlife, and see that they are protected and they are taken care of. ये सब हमारी ड्यूटीज़ का एक हिस्सा है. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्मेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई इतनी कर लो और ह्यूमैनिटी बताओ, अपनी इंटेलिजेंसी को कंट्री के डेवलपमेंट में लगा दो, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखो, मतलब कि वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग एंड वाई नॉट, एंड लॉट मैनी क्वेश्चनिंग्स एंड ऑल, ताकि गलत चीज़ों में क्वेश्चनिंग नहीं करनी है. डेवलपमेंट के लिए रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करो सोसाइटी में और कंट्री में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री.
to protect the public property and to be away from violence, that is stop violence. मतलब violence नहीं होना चाहिए कंट्री में, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि कई लोग रास्ते पे थूकते हैं, पिचकारी मारते रहते हैं, बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं, लेकिन दरवाज़ा खोल के नीचे रास्ते पे पिचकारी मारना, क्योंकि भाई ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी तो है नहीं, हमारे घर को हम संभालते हैं। कभी ऐसे देखा है कि जिन लोगों ने, कभी लोग ऐसा करेंगे कि रास्ते पे पिचकारी मारना है, रास्ते पे कचरा डालना, लेकिन खुद के घर में आके कभी लिविंग रूम में पिचकारी मारी है, या कभी थूका है किसी ने अपने लिविंग एरिया में, या घर का कूड़ा कचरा या किचन का सारा कचरा लिविंग रूम में डाल के फिर वहीं पे बैठ गए टीवी देखने? नो, वी डोंट डू ऑल दिस थिंग. देन व्हाई वी शुड डू इट ऑन द पब्लिक प्रॉपर्टी? जैसे रास्ते हैं, कोई जगह पे हम जब निकलते थे बाहर घूमने, तो वहाँ पे ऐसे ही खा के कचरा वहीं डाल दिया, या चॉकलेट का रैपर निकाल के वहीं पे डाल दिया, चिंगम खाई और डाल दिया वहीं पे कचरा उसका, या दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट आई डोंट लाइक इज़ कि चिंगम कोई खाए, यू नो दिस च्युइंगम आई हैव बीन ऑलवेज सीइंग कि कई बार, और अपने यहाँ तो इट्स अ रूल इन द इंस्टीट्यूट दैट आई डोंट अलाउ चिल्ड्रन टू च्यू सच थिंग्स इन क्लास. कई बार बच्चे पकड़े भी गए, एंड कई बार वो च्युइंगम डेस्क के नीचे लगा देते हैं. तो आई वुड से व्हाई नॉट एट इन योर ओन हाउस डाइनिंग टेबल के नीचे? नो, वी डोंट डू इट. तो वाई समबडी एल्सिस प्रॉपर्टी पे जाके खराब करो, या पब्लिक प्रॉपर्टी को जाके खराब करो? तो दिस इज व्हाट इज वी हैव टू लर्न एज इंडियन सिटीजन, कि ये जो बाहर गवर्नमेंट जो हमें डेवलपमेंट दिखा रही है, हमें दे रही है हमारी वेलफेयर के लिए, उसी चीज़ को हम वायलेंस में ख़राब करते हैं, या उसी चीज़ को हम, अगर हम वायलेंट नहीं हैं, बाकी के लोग हैं, लेकिन हम एज इंडियन सिटीजन हैव वी एवर टेकन केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी? लोग थूकते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं रास्ते को, और हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं तो वो भी खराब करके आ जाते हैं नीचे. तो दिस इज व्हाट शुड नॉट बी डन. टू स्ट्राइव, दैट इज डू हार्ड वर्क टूवर्ड्स एक्सेलेंस. मतलब हर एक फील्ड में एक्सेलेंसी दिखाओ इन ऑल फियर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली मूव्स अप टू द हाई लेवल्स ऑफ हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट. तो इतनी अच्छी मेहनत करो, अच्छे फील्ड में आगे बढ़ो, ताकि कंट्री खुद ब खुद हमसे ही आगे बढ़ेगी. राइट? नाउ द वन हु इज अ पेरेंट और गार्डियन शुड बी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड, एज अ केस में बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. अब दिस सेंटेंस इज वेरी रॉन्गली, ग्रामेटिकली रॉन्ग इट इज. तो वी वुड से कि जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स तक ये मैसेज देना है कि उनके बच्चे जो 6 और 14 ईयर्स के बीच के हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उनकी राइट है कि उनको मिलना चाहिए. एंड 6 January is celebrated as Fundamental Duties Day in our country. Of all these duties, some duty are backed by law. अब कई ड्यूटीज ऐसी भी हैं जहाँ पे लॉ है, और नेचुरली एक लॉ हमें फॉलो करना है. यहाँ पे person violating this law can be put in jail, or teachers should make efforts so that the student follow the duties, they become aware and conscientious, that is very conscious about it. You should be aware, you should be very much alert कि भाई हर एक ड्यूटी हमें फॉलो करनी है, जैसे अब सारे बताए हमने. It is a duty and responsibility as Indian citizen to see that various social evils and customs that are existing in the society should be eradicated, like untouchability, drudgery, child labor, women exploitation, dowry, female foeticide. मतलब पता चले कि भाई लड़की बॉर्न होने वाली है तो उसको पहले से अबॉर्ट करवा लो. That's very wrong. I would say those parents are very lucky who have daughters in their house. And I'm not saying कि जहाँ पे लड़के हैं वो parents lucky नहीं है. They are lucky indeed. But ये जो एक सिस्टम है आज भी कि भाई oh God, आपके यहाँ लड़का नहीं है, you have only daughters. I had faced many a time these questions in my life कि आपको 2 लड़की है, बेटा नहीं है. So it's okay, I would say that's the best thing that I have got on the planet, daughters. And I love girls, I love my dear boy student at the same time. But this is what I don't like, when the society they think that लड़का होना चाहिए. That's very wrong. लड़कियां हैं, दे आर इक्वल टुडे इन द सोसाइटी.
I would say. And I have provided the highest education to both of my daughters. तो मैं हमेशा ये प्रमोट करती रहती हूँ, मैं ये मैसेज स्प्रेड करती रहती हूँ कि लड़कियां हैं तो क्या हुआ, दे आर ऑल्सो इक्वल टू बॉयज टुडे एंड दिस बॉयज टू विल एग्री दैट यस तुम्हारी भी बहनें होगी घर में. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी मम्मी क्या है, वो लेडी, फीमेल. तो व्हेन वी गिव रिस्पेक्ट टू अ मदर तो नेचुरली ऑल द गर्ल्स ऑन द प्लैनेट शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड, दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो मैं हर एक को ये कहती हूँ दैट आज भी कई जगह पे इलीगली फीमेल फॉर्टिसाइड शायद होते होंगे, वी डोंट नो, अबॉर्शन एंड ऑल, बट दैट्स वेरी रॉन्ग. गर्ल्स शुड टेक बर्थ ऑन द प्लैनेट, दे हैव द राइट टू कम ऑन दिस प्लैनेट एंड एंजॉय देयर लाइफ. फिर बाकी बहुत सारी इवल कस्टम्स हैं जैसे डाउरी सिस्टम, मतलब कि बहुत ही स्वीट भाषा में डाउरी देना लेना, मतलब कि दहेज, और सुपरस्टिशन, पुरानी सोच, और बहुत ही all these wrong things, evil customs and all in our Indian society that is prevailing. तो हमारी ड्यूटी है ये देखना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब नहीं होना चाहिए. These duties are directive in that is directive मतलब they are guiding. These duties are guiding in telling us, in giving us message, conveying us that what as a sensible and aware citizen we should do. तो ये ड्यूटीज हमें गाइड कर रही है कि एक इंडियन रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल इंडियन सिटीजन है हम, तो हमें क्या करना चाहिए. एंड इफ सिटीजन प्रोपोगेट दैट इज स्प्रेड द इम्पॉर्टेंस एंड यूज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, अगर हम ये जाने कि कौन कौन सी हमारी ड्यूटी है, अब यही ड्यूटी हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसे हम स्प्रेड करें दूसरों में जिनको नहीं पता शायद, then future citizen will develop the feeling of national responsibility. तब जाके सारे लोग, सारे इंडियन सिटीजन ये फीलिंग डेवलप कर पाएंगे थ्रू दिस ड्यूटीज नॉलेज कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हमारी कंट्री को हमारी कंट्री माने, रास्ते को क्लीन रखें, और जब भी कंट्री को हमारी ज़रूरत हो तो हम कंट्री को सपोर्ट करें. इंटरनेशनल ब्रदरहुड होना चाहिए. Like Vasudev Kutumbakam, we say world is a family, that is called international brotherhood. Justness should be there, that is honesty, equality. और एक ऐसी सोसाइटी हमें डेवलप करनी है जो जिसमें एक्सप्लॉयटेशन हो ही नहीं, एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी. नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब कि अब तक जो हमने इतने बड़े लेक्चर में जो देखा 3-4 पार्ट हो गए, अब तक 3 पार्ट आई थिंक सो. तो इतने लेक्चर्स में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, और हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ पूरे कंट्री के लिए है, लाइक राइट्स, ड्यूटीज, रूल्स, लॉज, कंट्रोल्स, लिमिटेशंस, रेगुलेशंस, मतलब ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है हम फॉलो करते हैं. और जो पीएम है, काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, वो फॉलो करवाते हैं ये सब हमसे थ्रू अदर पीपल लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, और पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स. वो सब देखते हैं कि हम ये सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं. डायरेक्टली प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल मिनिस्टर हमें आके नहीं कहेंगे कि भाई ये फॉलो करो. उनके अंडर दूसरे जो फॉलोअर्स हैं, जो लीडर्स हैं, या जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो हमसे ये सब काम करवाएंगे कि हम ये सारे ड्यूटीज़ फॉलो करें. और राइट्स अगर नहीं मिल रहे तो जुडिशरी है हमें हेल्प करने. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी एक ऐसी चीज़ है, लेकिन वो स्टेट लेवल पे है. इट्स लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट लेवल, मतलब कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो कॉमन है ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूरी इंडिया के सिटीजन फॉलो करेंगे, लेकिन हर एक स्टेट कुछ एक्स्ट्रा भी दे रही है अपने स्टेट के लोगों को. जैसे BRTS अहमदाबाद में है, बॉम्बे में नहीं है, तो ये कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है हमारी सिटी में, राइट. बहुत सारी सिटीज़ के पास या स्टेट के पास कुछ और है, जैसे सेव अ गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये हमारे गुजरात में है, तो कोई और स्टेट में नहीं होगा शायद. तो दिस इज वॉट समथिंग एक्स्ट्रा ईच स्टेट गिव्स टू देयर स्टेट सिटीजन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया है, राइट. ताकि हर एक स्टेट के मिनिस्टर अपने स्टेट को अपने तरीके से डेवलप करें.
सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल शॉर्ट में मैं कहूँगी गाइडिंग प्रिंसिपल, वो हमें गाइड कर रहे हैं, ऑफ द स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, लेकिन चैप्टर 4 में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू गाइड द प्रेजेंट, फ्यूचर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग इन वेरियस फील्ड, पॉलिसी रिलेटेड फील्ड. अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के तो होंगे ही, लेकिन इस प्रिंसिपल में कहीं बहुत वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रही है, रास्ता दिखा रही है, गाइड कर रही है बहुत सारे फील्ड को कैसे हमें डेवलप करना है कंट्री की भलाई के लिए. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल. अब वो तुम एक्सेप्ट करो ना करो, इज नॉट कंपल्सरी. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंपल्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन. दिस प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल. स्टेट इज नॉट सपोज टू फुलफिल देम. देखो मैंने अब भी कहा कि ये कंपल्सरी नहीं है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया है कि इतना 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 अगर हर एक स्टेट फॉलो करे तो उनका स्टेट, एक स्टेट मिनिस्टर, सीएम, अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीएम, अगर वो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपने स्टेट में फॉलो करे तो उनका स्टेट डेवलप होगा. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे. इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. देखो कहीं पे तुम्हारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे या तुम्हारे फ्लैट के नोटिस बोर्ड पे, रेसिडेंशियल फ्लैट्स, वहाँ पे लिखा नहीं गया है कि बाजू वाले पे गुस्सा है तो जाके थप्पड़ नहीं मारना है, राइट. तुम्हारी सोसाइटी के स्टेयरकेस पे थूकना नहीं है, ये सब नहीं लिखा गया है. डंडा लेके बाजू वाले को जाके मारना नहीं है, कितना भी गुस्सा है तुम्हें उन पे, नहीं लिखा है. फिर भी हम फॉलो करते हैं, हम नहीं मारते उनको जाके. हम लड़ाई झगड़े अगर बाई चांस तू मैं में थोड़ी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन जाके थप्पड़ नहीं मारते. ये हमारी मॉरल ड्यूटी है. तो इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट टू कीप दिस प्रिंसिपल एट द सेंट्रल पॉइंट. हमारे जब हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सीएम और उनके मिनिस्टर जब प्लानिंग करते हैं उनके स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो सेंटर पॉइंट पे रखते हैं, ध्यान में रखते हैं. व्हेन दे फ्रेम देयर ओन रूल्स, पॉलिसीज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल is to see that any political, social and economic justice should be available to all. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, कि हर एक स्टेट में हर एक लोगों को जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले. सच अ सोशल स्ट्रक्चर शुड बी एस्टैब्लिश्ड जहाँ पे इक्वालिटी हो हर एक फील्ड में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल. फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ द स्टेट, प्रिंसिपल सर्व्स एज अ गाइडलाइन. और अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें फुलफिल करने हैं, हमारे गोल्स हमें अचीव करने हैं, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हेल्प कर रहे हैं हमें. देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल ऑफ लॉ. कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल तुम्हें फॉलो करने ही हैं, राइट. नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. इज नॉट कंपल्सरी, इज नॉट मैंडेटरी. लेकिन ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम इसको फॉलो करें. दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सपोर्ट और लीगल राइट. हाँ, ये अगर ना मिले तो तुम लीगली कहीं पे राइट नहीं है तुम्हारे कि तुम जाके फाइट करो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि हमें ये नहीं मिल रहा. दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल विल नॉट प्रोवाइड एज एनी लीगल राइट. Then also framing and administering the laws of the state, these are very important. फंडामेंटल मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट. तो ये बहुत ज़रूरी है जब भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट, हमारे सीएम स्टेट के जब कोई नए रूल्स बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा था, टू रूल द रिजाइन दिस प्रिंसिपल्स आर फाउंडेशन. अगर हमारे स्टेट को हमें रूल करना है अच्छी तरह से तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है. वो बेस हैं, पिलर्स हैं, उसको तो फॉलो करना ही होगा. हाँ, कई लोग नहीं फॉलो करते, इस ओके, इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है. इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक को पॉलिटिक्स में भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए. तो ये होगा थ्रू दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट अगर हमें सोसाइटी में फ्रीडम ना मिले और बिजनेस, प्रोफेशन, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी ना हो. वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें वोट करने की फ्रीडम दे दी गवर्नमेंट ने आफ्टर एज ऑफ 18,
लेकिन अगर सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं मिल रही, कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा, कोर्ट भी नहीं सुनती, बिजनेस प्रोफेशन में इक्वालिटी नहीं है, जॉब ढूंढने जाते हो तो इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा, तो फिर वोटिंग का मतलब क्या? वो फ्रीडम ज़ीरो हो जाएगी। तो पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रही है वोटिंग की, साथ साथ सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, मतलब सोशल और इकोनॉमिकल फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, तभी एक इंडियन सिटीजन डेवलप हो पाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्लूडेड directive principle of state policy in the fourth section of your amendment. The kind of country that we want to create, kind of society we want to construct, that vision is seen in the directive policies. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंक्लूड किया है, ये हमने देख लिया था आगे चैप्टर 4 ऑफ अमेंडमेंट, स्टार्टिंग में किया हमने, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने स्टार्ट किया तो वो मैंने रीड किया था, सेक्शन 4 नहीं, वहाँ पे लिखा था चैप्टर 4। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये डाल दिया है उन्होंने कि हमें किस तरह की कंट्री बनानी है, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, और क्या कैसे हम डेवलपमेंट दिखाएं लोगों का, हर एक आदमी को, मतलब हर एक इंडियन सिटीजन तक क्या पहुंचना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, सब कुछ लिखा है, राइट, इन दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल. Directive principle are actually guiding lines. They are guidelines given by Constitution to Union and State government. अब ये तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और वहाँ पे ये भी लिखा है कि भाई ये पॉलिसीज अडॉप्ट कर लो, बट कंपल्सरी नहीं है. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक्चुअली डायरेक्शन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कि भाई मुझे अडॉप्ट करो, राइट, डाल दो और इनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में, ताकि तुम्हारा स्टेट डेवलप हो, कंट्री डेवलप हो. टू अडॉप्ट सच पॉलिसीज दैट वुड हेल्प टू एस्टैब्लिश अनबायस्ड सोसाइटी, इम्पार्शियल सोसाइटी इन अ कंट्री. और अगर ये हम फॉलो करेंगे तो हमारी कंट्री में और ज़्यादा इम्पार्शियलिटी दिखाई देगी, मतलब इक्वालिटी दिखाई देगी हर जगह पे. द मेन एम ऑफ दिस गाइडिंग प्रिंसिपल is to establish a society which is based on social, economic and political justice. These principles are about the implementation of the objectives and ideals presented in the preamble. Preamble में जो लिखा गया है, so these principles are about implementing these objectives and ideals जो already preamble में है. These principles are not included in Indian Constitution. These principles are not लीगल, दे डू नॉट सर्व एनी लीगल राइट. तुम जाके कोर्ट में फाइट नहीं कर पाओगे. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के एक अमेंडमेंट में डाला गया था चैप्टर 4 में, बट वहाँ पे है कि ये कंपल्सरी नहीं है. देयर इज नो लीगल राइट विच विल सपोर्ट यू टू गो एंड फाइट इन द कोर्ट. फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट दिस प्रिंसिपल्स आर चैनलाइज्ड. दिस प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट सच राइट्स एज आर रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग. हाँ, लेकिन ज़रूरी है कि हर एक ह्यूमन बीइंग ओवरऑल डेवलप हो, तो हर एक स्टेट इसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐड कर सकती है. दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस. लेट्स सी. प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी. नाउ फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल विच आर गिवन बिलो. Equal distribution of wealth and resource among all classes for the welfare of Indian citizen. अब अगर इकोनॉमिकली हमें डेवलप होना है तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या लिखा गया है कि हर एक इंडियन सिटीजन की भलाई के लिए और डेवलपमेंट के लिए हर एक को कंट्री की कॉमन प्रॉपर्टी इक्वली मिलनी चाहिए यूज़ करने के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी इक्वल. फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स शुड बी इक्वल, मतलब इक्वली हर एक इंडियन सिटीजन की पहुंच होनी चाहिए वहाँ तक. कई बार क्या होता है कि ये सारी चीज़ें पैसे वालों के हाथ में ही रहती है, ये नहीं होना चाहिए. एसेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली सम सर्टन ग्रुप. मतलब सिर्फ जो पावरफुल है, रिच है, उन्हीं के हाथ में ये प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स नहीं जाना चाहिए. कंट्री की प्रॉपर्टी सिर्फ उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए. नेचुरल प्रॉपर्टी लाइक फॉरेस्ट रिसोर्स एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ एंड ऑल, दिस शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट. कंट्री स्टेट के गवर्नमेंट को देखना है कि हर एक को इक्वालिटी मिलनी चाहिए यहाँ पे.
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। अब ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया है, कंपल्सरी नहीं है, शायद ना मिले। इक्वल पे फॉर इक्वल जॉब टू बोथ मैन एंड वीमेन, शायद आदमी को ज़्यादा मिले, कहीं पे वीमेन को ज़्यादा मिल जाए। प्रोविजन ऑफ गुड हेल्थ फॉर लेबरर्स एट वर्क प्लेस शुड बी क्रिएटेड। अब जहाँ पे लोग काम पे जाते हैं, फैक्ट्रीज में, वर्क एरिया में, वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए। बट ये कंपलसरी नहीं है अगेन, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो लीगली तुम फाइट करने नहीं जा पाओगे इसके लिए, लेकिन ये होना चाहिए ताकि लोग अच्छी कंडीशन में हेल्थीली काम करें। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट मैन एंड वीमेन एंड यंग चिल्ड्रन, कॉन्स्ट्रेंट मतलब फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनके घर में कम पैसे हैं, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली इतने पैसे नहीं हैं, वो लोग वीक हैं, तो मैन वीमेन एंड यंग चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क एट अनहाइजीनिक प्लेसेस। उनको कोई फोर्स नहीं करता, लेकिन क्योंकि पैसे कम है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो उनकी लाइफ में उनके पास नेसेसिटीज़ नहीं है, तो वो नेसेसिटी के लिए भी दे हैव टू गो एंड वर्क एट सच अनहाइजीनिक प्लेस। और where health matters are retorted should not be allowed to happen। और जहाँ पे हेल्थ मैटर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ये सब नहीं अलाउ होना चाहिए हमारे स्टेट में, किसी भी स्टेट में। बट वंस अगेन इट्स नॉट रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नो लीगल राइट टू गो एंड फाइट। स्टेट शुड प्रमोट कॉपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट बाय लेबरर्स। अब हर जगह पे स्टेट को प्रमोट करना चाहिए कि भाई लेबरर्स को इक्वालिटी मिलेगी, लेबरर्स को भी हिस्सा लेना है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका भी एक पार्ट होना चाहिए, उनकी भी वॉइस होनी चाहिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर इंडस्ट्रीज वेयर दे आर वर्किंग। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटीरियल अबेंडनमेंट, लीव अ हेल्दी लाइफ, रिस्पेक्टफुल लाइफ and in a dignified environment, this principle should be developed by state। हर एक स्टेट को ये देखना है कि वो अपने रूल्स एंड अपने खुद के स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखे कि हर एक यूथ को प्रोटेक्शन मिलनी है जहाँ पे वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, फिर कई बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, विमेन को डिलीवरी टाइम पे हॉलीडेज मिलनी चाहिए। कई जगह पे देते हैं 6-6 महीने की लीव, हर एक जगह पे नहीं देते। फिर उनको उस टाइम पीरियड जब उनको लीव मिलती है तो सैलरी कंटिन्यू होनी चाहिए, कई जगह पे नहीं होता ये। वर्कर्स इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेचुइटी फंड, लीगल एंड अदर लीगल राइट्स शुड बी गिवन टू देम। इट इज़ रिटन इन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट हर जगह पे नहीं मिलता क्योंकि कंपल्सरी नहीं है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। अब एग्रीकल्चर को भी साइंटिफिक बना लो, उसको मॉडर्न बनाओ, उसमें नई टेक्नोलॉजी ले आओ। एंड टू स्टॉप द स्लॉटर ऑफ काउज एंड मिल्क प्रोवाइडिंग कैटल। और काउस को मारना नहीं है, कैटल को मारना नहीं है जो मिल्क प्रोवाइड कर रही है हमें, लेकिन फिर भी ये कई स्टेट में चल रहा है। और ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन फॉर द लाइफ स्टॉक ब्रीड लाइक डोंकी, बुलक, काउस फॉर स्टॉपिंग द स्लॉटर। हॉल्टिंग मीन्स टू स्टॉप द स्लॉटर। फिर एक ऐसा रिटन लीगल पेपर बनना चाहिए हमारे हर एक स्टेट में जहाँ पे ये सारे एनिमल्स का किलिंग बंद होना चाहिए लीगली, लेकिन ये नहीं हुआ है कई स्टेट में। इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल। स्टेट शुड ऑर्गेनाइज फ्री लीगल सर्विस टू द डिजायर्ड सिटीजन हु आर फाइनेंशियली फीबल, मतलब वीक, एंड आर नॉट एबल टू गेट द लीगल सर्विसेज। जैसे गरीबों के घर में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको लीगल राइट्स चाहिए, दे वांट टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ बट दे डोंट हैव मनी। तो यहाँ पे हर एक स्टेट को ये करना है कि जैसे हमारे स्टेट में है या गुजरात स्टेट में फ्री लीगल सर्विस, तो हर एक स्टेट को ये देना है अपने सिटीज़न को, खुद के स्टेट सिटीज़न को ये फ्रीडम। एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट या क्लास, SC, ST दैट इज आदिवासी ट्राइबल क्लास, फिर BC क्लास, BC दैट इज बैकवर्ड क्लास, एजुकेशन इकोनॉमिक राइट्स टू बी गिवन विच शुड बी टेकन इन कंसर्न बाय द स्टेट। अब हर एक स्टेट को ये देखना है कि
उनके हर एक उनके सोसाइटी में रहने वाले, ये सोशल पॉलिसी है, तो हर एक स्टेट को ये इंक्लूड करना है कि उनके सोसाइटी, उनके स्टेट के रहने वाले BC, SC, ST, गरीब लोग, इन सबको इकोनॉमिक राइट्स मिलनी चाहिए, एजुकेशन राइट्स मिलनी चाहिए. बट वंस अगेन इट्स नॉट लीगल, राइट. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी. दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस. अब ये सारे लोग अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में तो उनको बचाना है हमें, उनका डेवलपमेंट हमें आगे बढ़वाना है. यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म मतलब वन सिंगल, जैसे तुम्हारे स्कूल का यूनिफॉर्म, ऐसे थोड़ी ना है कि 10 बच्चे ही कुछ और पहन के निकलते हैं, 100 बच्चे कुछ और पहन रहे हैं, 5 बच्चे कुछ और पहन रहे हैं जब स्कूल में एंट्री लेते हैं. नो, यूनिफॉर्म पहनते हो, स्कूल यूनिफॉर्म मतलब सेम ड्रेस फॉर ऑल. तो सेम सिविल कोड शुड बी गिवन और शुड बी द कंसर्न फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री. हर एक इंडियन सिटीजन के लिए सेम सिविल सर्विस, सिविल लॉज, thereby providing and dispersing and administering justice, और हर एक को equal justice, we should be taken in concern by the state. तो state को concern करना है, state को ध्यान में रखना है कि हर एक इंडियन सिटीजन को equality मिले, equal justice मिले. Steps should be taken for social justice in a matter of marriage, divorce, adoption, juvenile, children's right, SS, properties by the state. तो हर एक फील्ड में सबको equality मिलनी चाहिए. The state should make provision for the support and education in matters, फिर right to employment, old age, illness, inauspicious situation, poverty, etc. तो हर एक फील्ड में गवर्नमेंट को देखना है कि सबको इक्वालिटी मिले, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एनिमल्स का स्लॉटर ना हो, बच्चों को एजुकेशन मिले, गरीबों का ध्यान हो, उनको ध्यान मिलता रहे, जस्टिस मिलती रहे और फ्री लीगल सर्विस मिलती रहे गरीबों को, और SC, ST, BC और BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और बहुत सारी सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए कम पैसों में. सो दिस इज़ व्हाट डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे कहते हैं हर एक स्टेट गवर्नमेंट को. बट वंस अगेन यू और मी कैन गो एंड फाइट बिकॉज इट्स नॉट लीगल, राइट. एंड पॉलिटिकल बेस रिलेटेड मतलब पंचायती राज शुड बी एस्टैब्लिश बाय द स्टेट फॉर विच प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए हमारे स्टेट में, ऑफिसर्स, मॉनेटरी सपोर्ट शुड बी गिवन टू कंडक्ट द वर्क इन फ्री वे. मतलब हर एक ऑफिसर को एक राइट मिलनी चाहिए हर एक स्टेट में कि भाई वो अपना काम, अपने फील्ड का काम अच्छे से करे. उनको पैसे भी मिलने चाहिए हर एक ऑफिसर को कि वो अपने फील्ड का काम बेटर वे करे. स्टेट शुड ऑल्सो सेपरेट इट्स सर्विसेज फ्रॉम कॉर्पोरेट माइंडेडनेस. मतलब स्टेट रिलेटेड जो सर्विसेज है वहाँ पे कॉर्पोरेट माइंडेडनेस नहीं आना चाहिए. मतलब कि भाई इतना ही करना है, ये करना है, इतने टाइम में ये कंप्लीट कर लो. सिविल सर्वेंट्स को भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी थोड़ी लिबर्टी मिलनी चाहिए सो दैट जज, अगर जज को ही कंट्रोल में रखोगे तो जज इम्पार्शियल नहीं बन पाएंगे, वो डर में रहेंगे. दे हैव टू बी फियरलेस, दे हैव टू बी इम्पार्शियल, दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, करेजियस इन गिविंग देयर जजमेंट. लेकिन अगर बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियन अगर इनको कंट्रोल में, जज को कंट्रोल में ले आएंगे तो क्या होगा, जज पार्शलिटी वाले जजमेंट दे देंगे उनके लिए डर के मारे. दिस शुड नॉट हैपन. स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, to establish good relation between various countries and between states within the country and to respect and increase the respect of international law. Related to education, cultural policy हमने पहले भी देखा था. Free and compulsory education for poor children, I would say, belonging to the age group between 6 to 14. क्योंकि हमारे पास इनफ पैसे होते हैं तो हमारे लिए फ्री नहीं होगा. हाँ, कंपलसरी तुम्हारे माँ बाप ने बनाया है, मैं भी बनाऊंगी कंपलसरी, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे ही कुछ आगे जाके बड़े अच्छे समझदार सिटीजन बनेंगे और कंट्री को डेवलप करेंगे. लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटेन हुआ है, मेंशन भी हुआ है और ये तो एक फंडामेंटल राइट है, राइट. तो इसके लिए तो हम लीगली फाइट कर सकते हैं.
टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट स्टेट हेरिटेज, हमारे खुद के स्टेट को हमें प्रोटेक्ट करना है, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है दैट इज सीधी सैदनी जाली, अडालतनी वाव, लाइक लॉट मैनी वी हैव, झूलता मीनारा एंड तो हमारे खुद के स्टेट के जो बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज हैं वो हमें प्रिजर्व करने हैं, आर्टिफैक्ट्स प्रिजर्व करने हैं, पुरानी एंशियंट चीज़ें, मॉन्यूमेंट्स, जैसे मैंने कहा सीधी सैदनी जाली, कल्चरल प्लेसेस, आर्ट्स, बिल्डिंग्स. स्टेट शुड प्रोटेक्ट देयर कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड. लोग चोरी करके उठा के ले जाते हैं काफ़ी चीज़ें ऐसे जगह पे से, वो हमें स्टॉप करवाना है. ट्रांजिशनिंग मतलब उठा के कहीं पे दूसरी जगह पे भेज देते हैं, बेच देते हैं ऊंची कीमत में. डिस्पोजल मतलब ख़राब कर देना, डिस्ट्रॉय करना, डिटीरियोरेशन. ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट को देखना है कि हमें ये सब नहीं होना चाहिए हमारे स्टेट में. स्टेट शुड हैव द एम, गोल टू प्रिजर्व द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लीगसीज, मतलब हमारे कल्चरल हेरिटेज. अब हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज, और फिर आगे है लास्ट पार्ट ये है तुम्हारा. सो बी हैप्पी नाउ, रिलैक्स हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि लास्ट पार्ट है तुम्हारा. प्रिंसिपल रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसीज. अब हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है. पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीन कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज फॉर स्टेट पीपल. हर एक स्टेट के सिटीजन को हाइजीनिक कंडीशन और हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज मिलनी चाहिए. प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स शुड बी स्टॉप्ड बाय द स्टेट. मतलब ये प्रोहिबिट करना है हमारे स्टेट की गवर्नमेंट को ये सारी बुरी चीज़ें. नो, ये कहाँ डाला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में. दिस शुड बी फर्दर स्टॉप्ड एज इट विल क्रिएट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दैट इज हैजार्ड फॉर द पब्लिक, क्योंकि ये हमारी पब्लिक में प्रॉब्लम ले आ सकती है. टू प्रिजर्व एनवायरमेंट विद लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट चेंजेस ले आओ ताकि हमारा एनवायरमेंट हम प्रोटेक्ट कर सकें, thereby taking care of forest and vegetation. This should be the policy of each and every state. But dear, once again directive principle में डाला है, so you can't fight against it. Hygienic environment should be maintained in the working areas of laborers. ये तो होगा ही नहीं कई जगह पे, right? तो ये करना है हमें लोगों के लिए, हम कमाएं, उनकी ज़िंदगी खराब करते हैं हम, तो ये नहीं होना चाहिए. They should have social and cultural development at the time of leisure. अब जब उनका थोड़ा रिसेस का टाइम होता है तो वो इनफ थोड़ा टाइम पीरियड मिलना चाहिए, नियरली आई वुड से 1 आवर, जब या फिर हफ्ते में एक दिन एक थोड़ा ज़्यादा एंटरटेनमेंट टाइम मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से डेवलप हो. एंटरटेनमेंट प्रोविजन जो मैं कह रही हूँ शुड बी देयर टू मेंटेन द मेंटल हेल्थ. जैसे योगासन का एक लेक्चर, एक टाइम पीरियड डाल दो. बाहर से ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस वाले बुलाते हैं बाहर से योग टीचर को हफ्ते में एक बार, ताकि उन्हीं के एम्प्लॉयज़ मेंटली स्टेबल रहे, क्योंकि पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहना. एट प्रेजेंट व्हाट यू एंड मी, वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप या स्मार्टफोन, तो ये बहुत ही आई वुड कंसिडर इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि पूरे दिन हम लोग बैठे रहते हैं. अभी तो ये कंपल्शन है, सो वी हैव टू, नहीं तो डेवलपमेंट तुम्हारा स्टॉप हो जाएगा, सबका स्टॉप हो जाएगा डेवलपमेंट. तो ये ऑनलाइन पढ़ाई एक नेसेसिटी है आई वुड से एट प्रेजेंट. बट लंबे टाइम तक ये ऑनलाइन आई वुड से कि सालों तक ये करते रहो तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज इससे हमारे दिमाग पे असर होती है, आँखों पे असर होती है. एंड तो कॉर्पोरेट ऑफिस में तो बेचारे लोग सालों से ये काम कर रहे हैं, ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं घंटों तक रोज़, मंडे टू फ्राइडे. डेवलप कंट्रीज़ में देखो तो ये जोर शोर से चल रहा है ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में. तो मेंटली पीपल बिकम अ बिट वीक, तो उनके लिए हफ्ते में एक बार ऐसे योग क्लास रखते हैं, फिर एंटरटेनमेंट करवाते हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेन करते हैं उनको. अब ये लिखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, लेकिन हर एक कंपनी वाले नहीं करेंगे हर एक स्टेट में, क्योंकि लीगल नहीं है. दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइन, ये हमारे गाइडलाइंस हैं टू द स्टेट टू टेक लीडरशिप towards the establishment of equal, just and social order without any exploitation of its own citizen, its own state citizen. Directive principle envisage future society. Directive principle clearly दिखा रही है कि हमारी future society कैसी होनी चाहिए. They guide us to the direction that we should go and lead us to our destination. ये directive principle हमें guide कर रही है कि भाई
मूव अहेड ऑन दिस पाथ, तो प्रोग्रेस करेगा तुम्हारा स्टेट, तुम्हारे लोग. अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट. लोग प्रोटेक्ट होंगे, सोसाइटी डेवलप होगी अगर हम ये हर एक स्टेट ये प्रिंसिपल फॉलो करें. फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप while डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सटेंड स्टेट लीडरशिप. अब फंडामेंटल राइट्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में लिखा नहीं गया है कि भाई स्टेट की लीडरशिप क्या होनी चाहिए, स्टेट क्या करेगी अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के सिटीजन के लिए. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो लिखा गया है ना, तो हर एक स्टेट को ये फॉलो करना है. एंड while डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी एंड फाइनेंस imparts aim for interrelation of democracy, there is no opposition between them, both of them complete each other. तो फंडामेंटल राइट्स भी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इक्वली इम्पॉर्टेंट. ये दोनों कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ना ऑपोजिट हैं. लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि जितने फंडामेंटल राइट्स लीगल हैं वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कंपल्शन हो जाने चाहिए फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, ताकि हर एक इंडियन सिटीजन को अपने स्टेट में बहुत कुछ अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाए फॉर द डेवलपमेंट. तो ही कंट्री एज अ होल विल डेवलप स्पीडीली. सो जस्ट मूव अहेड, कीप ऑन रिपीटिंग इट. फर्स्ट पार्ट टू ये लास्ट पार्ट भी एक बार एक साथ बैठ के 2-3 घंटे देख लेना, so that it becomes easier for you. And thank you very much for listening. Thank you very much. Take care. Thank you.